गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज हम अध्ययन करेंगे नई शिक्षा नीति 1986 या न्यू एजुकेशन पॉलिसी 1986। तो जो ये नई शिक्षा नीति है, इसको नई शिक्षा नीति इसलिए कहा जाता है कि वास्तव में ये जो पहली शिक्षा नीति आई वो 1968 ईस्वी में आई और उसी पर ये आधारित थी। वास्तव में उसी पर ये नई शिक्षा नीति उसी पुरानी शिक्षा नीति जो 1968 में आई थी उसी पर आधारित थी, केवल इसमें कुछ मॉडिफिकेशन किया गया। तो 1985 ईस्वी में नई शिक्षा नीति बनाने का संकल्प लिया गया और 1985 में ही शिक्षा की चुनौती नामक दस्तावेज पारित किया गया। जो शिक्षा की चुनौती नामक दस्तावेज है उसे 1985 में प्रकाशित किया गया और फिर 1986 में राष्ट्रीय शिक्षा नीति को प्रकाशित किया गया। और ये नई शिक्षा नीति 1968 की शिक्षा नीति पर ही आधारित थी। इसमें कुछ आदर्शवादी बातें थीं जो भारत को एक पंथ निरपेक्ष समाजवादी समाज के आदर्शों को लेकर के चला था। तो कुछ इसमें चीज़ें थीं जिसको कि हम अब समझेंगे। इसमें पहला है, शिक्षा सभी के लिए है। यह हमारे भौतिक तथा आध्यात्मिक विकास की बुनियादी आवश्यकता है। मतलब जो एजुकेशन है या शिक्षा है ये किसी एक व्यक्ति के लिए नहीं है बल्कि सभी के लिए है और ये हमारी भौतिक तथा आध्यात्मिक मतलब हमारी जो नेचुरल तथा जो स्पिरिचुअल है, दोनों प्रकार की ये आवश्यकताओं की पूर्ति करेगी। मतलब भौतिक तथा आध्यात्मिक दोनों प्रकार की आवश्यकताओं की पूर्ति करेगी। दूसरा इसमें था कि शिक्षा सुसंस्कृत या कल्चर्ड बनाने का एक साधन माना जाता है। शिक्षा को सुसंस्कृत या कल्चर्ड बनाने का एक साधन माना जाता है। तो इस शिक्षा नीति में यह प्रयास किया गया कि व्यक्ति शिक्षा के माध्यम से कल्चर्ड हो सकेगा, सिविलाइज्ड हो सकेगा और उस भारतीय संविधान में जिन मूल्यों की चर्चा की गई है उनको पाने का इसके माध्यम से प्रयास किया जाएगा। जो भारतीय संविधान है उसमें कुछ मूल्य हैं जिनकी चर्चा की गई है, जैसे कि समाजवाद, पंथ निरपेक्षता, बंधुत्व या फ्रेटर्निटी, इसके अतिरिक्त न्याय मतलब जस्टिस, उसको आगे सोशल जस्टिस में भी डिवाइड किया गया है। तीन सबको पाने का प्रयास हमारे भारतीय संविधान में किया गया। तो ये माना गया नई शिक्षा नीति के माध्यम से 1986 में जो शिक्षा नीति बनेगी उसके माध्यम से संविधान के इन आदर्शों को प्राप्त करने का प्रयास किया जाएगा। और जो तीसरा था, इसमें सारांश रूप में शिक्षा वर्तमान और भविष्य दोनों के निर्माण के लिए एक अद्वितीय पूंजी निवेश है। जो शिक्षा है वे यूनिक इन्वेस्टमेंट है। जो शिक्षा है वह कैपिटल का यूनिक इन्वेस्टमेंट है, मतलब इसको इन्वेस्ट किया गया है, पूंजी निवेश है और यह वर्तमान एवं भविष्य दोनों के निर्माण के लिए परम आवश्यक है। बिना हम इसके मतलब जो शिक्षा है इसमें निवेश किए हम कुछ नहीं कर सकते हैं। शिक्षा के माध्यम से ही अपने उद्देश्यों की प्राप्ति कर सकते हैं। तो इस प्रकार जो चीज़ें थीं वो इसमें शामिल की गई। अब इसमें और जो चीज़ें उसके बारे में हम चर्चा करेंगे। तो सबसे पहले है राष्ट्रीय शिक्षा पद्धति। राष्ट्रीय शिक्षा पद्धति मतलब नेशनल एजुकेशन सिस्टम। राष्ट्रीय शिक्षा पद्धति में बहुत सारी बातें कही गई हैं, सार रूप में उसको यहाँ पर प्रस्तुत किया जा रहा है। पहला है, राष्ट्रीय शिक्षा पद्धति की संकल्पना के अंतर्गत जाति, धर्म, क्षेत्र तथा लिंग आदि अंतरों से निरपेक्ष सभी छात्रों को एक स्तर तथा समान शिक्षा सुलभ होती है। मतलब जो राष्ट्रीय शिक्षा पद्धति है उसमें पहले कहा गया था जो भारतीय संविधान में कि बिना जाति धर्म भाषा संस्कृति नस्ल का विभेद किए बिना सबको एजुकेशन प्रोवाइड किया जाएगा। तो इसमें इस शिक्षा नीति में भी इसके माध्यम से प्रयास किए जाएंगे। इसके लिए भारत सरकार वंचित वर्गों के लिए मतलब डिप्राइव्ड सोसाइटीज़ के लिए स्पेशली व्यवस्था करेगी और उनके लिए वित्तीय संशोधित कार्यक्रम संचालित करेगी। और इसमें जो दूसरी बात कही गई वो ये है कि संपूर्ण देश के लिए संपूर्ण
देश के लिए जो शिक्षा संरचना होगी वो 10+2+3 होगी, मतलब 10+2+3। तो ये शिक्षा कैसे चलेगी? 5 साल की प्राथमिक शिक्षा, 5 साल की प्राथमिक शिक्षा, फिर 3 साल की उच्च प्राथमिक शिक्षा, और उसके बाद 2 साल की माध्यमिक शिक्षा, और फिर अगला 2 साल की उच्चतर माध्यमिक शिक्षा, और फिर उसके बाद 3 साल का हायर एजुकेशन या ग्रेजुएट जो होगा वो होगा। ये शिक्षा संरचना थी, इसको स्वीकार किया गया था। अगली चीज़ है जो तीसरा, यह राष्ट्रीय शिक्षा पद्धति एक राष्ट्रीय पाठ्यक्रम प्रारूप पर आधारित होगी। इसमें एक राष्ट्रीय पाठ्यक्रम होगा, मतलब एक ऐसा पाठ्यक्रम होगा जो कोर करिकुलम होगा। कोर करिकुलम मतलब ये है कि पूरे देश में लागू किया जाएगा, उसी तरह का कोर करिकुलम पूरे देश में लागू किया जाएगा, किसी एक जगह के लिए नहीं बल्कि हर जगह के लिए वो कोर करिकुलम लागू किया जाएगा। लेकिन इसमें एक फ्लेक्सिबिलिटी होगी कि इसमें स्थानीय चीज़ों को शामिल करने के लिए और भी जो पाठचर्या है या करिकुलम है उसको शामिल किया जा सकेगा। तो इसमें जो अगला है चौथा, शिक्षा व्यवस्था का प्रयास यह होगा कि नई पीढ़ी में विश्वव्यापी दृष्टिकोण सुदृढ़ हो सके। मतलब जो अगली पीढ़ी है उसको विश्वव्यापी दृष्टिकोण या इंटरनेशनल थॉट मिले, या विश्व बंधुत्व की भावना की जो भावना है हमारे शास्त्रों में जो कहा गया है, हमारे धार्मिक ग्रंथों में, भारत की संस्कृति में जो कहा गया है, विश्व बंधुत्व की भावना, सर्वे भवन्तु सुखिनः सर्वे सन्तु निरामया सर्वे भद्राणि पश्यन्तु माँ कश्चित् दुर्भाग्यः। मतलब कि पूरे दुनिया से जोड़ा गया है, तो एक विश्वव्यापी दृष्टि होगी, संकीर्ण दृष्टि नहीं होगी। बहुत बार राष्ट्रवाद में नैरो माइंडेड या संकीर्णवादी दृष्टिकोण आ जाता है, जैसे नाजीवाद, फासीवाद। तो इस तरह का दृष्टिकोण नहीं रखेंगे, बल्कि हमारे महापुरुषों ने, महात्मा गांधी इत्यादि ने, और इसके अतिरिक्त जो रविन्द्रनाथ टैगोर थे जो कि प्रकांड विद्वान थे, इन सब लोगों ने तय किया कि हमारी जो दृष्टिकोण होगी वो अंतर्राष्ट्रीय होगी, वो केवल नेशनलिज्म पर आधारित नहीं होगी बल्कि अंतर्राष्ट्रीयतावाद पर आधारित होगी। तो इसको शामिल किया जाएगा। इसके अतिरिक्त इसमें कहा गया कि राष्ट्रीय शिक्षा व्यवस्था का उद्देश्य है कि सामाजिक माहौल और जन्म के संयोग से उत्पन्न पूर्वाग्रह और कुंठा को दूर किया जाएगा। मतलब जो ये पूर्वाग्रह है, कुछ लोग मानते हैं कि कुछ जातियां ज़्यादा बुद्धिमान हैं, ज़्यादा योग्य हैं, और कुछ जातियां कम बुद्धिमान हैं या कम योग्य हैं। तो जो जन्मजात जो पूर्वाग्रह है या जो भेदभाव है उसको समाप्त करने का प्रयास किया जाएगा, और उन्मुक्त वातावरण में देश को आगे ले जाया जाएगा। ओपन माइंडनेस की जगह होगी, लोगों को आगे ले जाया जाएगा, न कि उनको संकीर्णवाद या संकीर्ण जन्म क्षेत्र प्रांत के आधार पर उनको शिक्षा के लिए वंचित नहीं किया जाएगा, बल्कि उनको शिक्षा के लिए ऊपर ले जाया जाएगा, बढ़ावा दिया जाएगा। और इसमें भी कहा गया है कि ऐसा इसमें प्रयास किया जाएगा कि जो सामाजिक सांस्कृतिक परिवेश है उन सबको भी एजुकेशन में शामिल किया जाएगा। व्यक्ति का रहन सहन, खान पान, रहन सहन, उसकी कल्चर, उसकी जो धार्मिक रीति रिवाज है, परंपराएं, सबको एजुकेशन में शामिल किया जाएगा। और इसमें पुस्तकों के विशेष निर्माण की भी बात कही गई है, क्योंकि पुस्तकों का निर्माण किया जाएगा, नई पुस्तकों के निर्माण को बढ़ावा दिया जाएगा। इसके अलावा मल्टी डिक्शनरी शब्दकोश मतलब कि एक डिक्शनरी बनाई जाएगी जिसमें बहुत सारी मल्टी लैंग्वेज डिक्शनरी शब्दकोश कह सकते हैं इसको, या मल्टी लैंग्वेज डिक्शनरी कह सकते हैं। तो मल्टी लैंग्वेज डिक्शनरी में क्या होगा कि एक ही चीज़ की बहुत सारी भाषाओं में उसका अर्थ दिया रहेगा, जिससे कि भाषा की व्यापकता को स्वीकार किया जा सके। क्योंकि भारत में बहुत सारी भाषाएं हैं और किसी भाषा को इग्नोर नहीं किया जा सकता, इसलिए ऐसी चर्चा की गई, ऐसी बात की गई। आज इतना ही, धन्यवाद।